हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए में है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो 1885 में मुंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में की। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हम डी की बात करें जॉर्ज यूले, तो 1888 में इलाहाबाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे जॉर्ज यूले। इस तरीके से इस हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन बी राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन सी राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ऑप्शन डी राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें तो एक बात ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, तो जिस में 15 है पहले वो इसी तरह से कट जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो 12 सदस्यों को, तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो और 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 225 सदस्य राज्यों तथा 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इस तरीके से इस हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात इसमें देखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को ही नामित किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी और डी में 15 था, तो ये तो पहले ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनना, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो तरल से कह रहा है कि सीधे वाष्प में बनाना, जैसे जल तरल है और तो इसका तरल से वाष्प में बनना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सीधे ठोस से
ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है या वाष्प में बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अगर रहता कि ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1994 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1990 में। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 1992 में किया गया, जो एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये सेबी के आदेश के विरुद्ध की गई सुनवाई एवं निपटारा करती है। तो इसकी स्थापना कब हुआ है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का 1992 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी आर के सन्मुख चेट्टी और ऑप्शन डी टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, और उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड भी रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये जिस जनसंघ का नाम बदलकर बाद में भारतीय बीजेपी जिसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया, उसी के ये संस्थापक हैं। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं। आर के सन्मुख चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे और उन्होंने पहला केंद्रीय बजट भी पेश किया था। और टीटी कृष्णामाचारी भी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन इसमें प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम पूछा गया है, इसलिए आर के सन्मुख चेट्टी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। डीपी खेतान के मृत्यु हो जाने के उसके जगह पर प्रारूप समिति में इनको जगह मिला था और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में ... पर्वत श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी अरावली। अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ है, ऐसे मान लीजिए कि ये है दक्कन का पठार यहाँ पर। तो दक्कन के पठार में यहाँ पर है अरावली पर्वत, और यहाँ पे है सतपुड़ा, और यहाँ पे है विंध्य, और पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से यह घिरा हुआ है।
दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है। इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 8 राज्यों में दक्कन का पठार फैला हुआ है। पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर में, तो उत्तर में 2 आता है, एक सतपुड़ा आ रहा है और एक बिंद आ रहा है, लेकिन जो पहले आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हम महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। कितनी है? 288 है। मध्य प्रदेश में 230 है। उत्तर प्रदेश में 403 है और राजस्थान में 200 है। कितनी है? 200 है। और हम महाराष्ट्र बोल रहे हैं, मतलब इन ऑप्शनों में, इन राज्यों के लोकसभा की सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राजस्थान में 25 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें महाराष्ट्र में तो राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 19 है, मध्य प्रदेश में 11 है, उत्तर प्रदेश में 31 है और राजस्थान में 10 है। इनमें से 2 राज्यों में विधान परिषद भी है। 6 राज्यों में टोटल है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र में 78 विधानसभा परिषद की सीटों की संख्या है और उत्तर प्रदेश में 100 है। और हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी विधान परिषद है। बिहार में विधान सभा के सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद की संख्या 75 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या किसमें सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार 403 उत्तर प्रदेश का है। और इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा, मतलब किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बैठक हुई और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बैठक हुई और पहली बैठक का जो स्थान था वो राजगृह था और पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और पहली बैठक किनके शासन काल में हुआ? वो है अजातशत्रु। और दूसरी की हम बात करें तो दूसरी उसके 100 साल के बाद हुआ 383 ईसा पूर्व में और ये हुआ स्थान जो था वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। और ये किसके शासन काल में था? ये कालाशोक के शासन काल में था। और तीसरी की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ और ये पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और किसके शासन काल में था?
अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। और चौथी की बात करें तो ईसा के प्रथम शताब्दी में ये हुआ था और इसका स्थान कहाँ था? कश्मीर, कुंडलग्राम। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण, तो प्रथम बौद्ध परिषद 483, फिर से एक बार बोल देते हैं, 483 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी स्वर्ण बेलगोला, ऑप्शन सी सोनागिरी और ऑप्शन डी माउंट आबू। तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, इनका जन्म कब हुआ था पहले इनका थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु यानी कि मोक्ष मतलब मृत्यु हुआ। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में, कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में राजा हस्तिपाल के यहाँ हो गई। और ये पावापुरी कहाँ है? पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्वर्ण बेलगोला। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर स्वर्ण बेलगोला, ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में संलेखन विधि से त्यागा था। संलेखन विधि का मतलब हुआ भूखे प्यासे रहकर। और हम बात करें सोनागिरी का, तो सोनागिरी ये मध्य प्रदेश में है और ये जैन धर्म से ये भी जगह संबंधित है, यहाँ मंदिर भी है जैन धर्म से संबंधित। और हम बात करते हैं माउंट आबू की, तो ये राजस्थान में है और यह भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1905 में और ऑप्शन डी 1909 में। ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, 1911 में। इसके स्थानांतरण की घोषणा तब हुई जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी का आगमन हुआ था तथा 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और 1911 का एक और महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1911 की बैठक कोलकाता में हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। और पहली बार कोलकाता में जन गण मन गाया गया, इसलिए 1911 इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है। और हम बात करते हैं 1907 की, सबको कांग्रेस के अधिवेशन से ही जोड़ देते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक
सूरत में हुई, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, या यूँ कहें कि कांग्रेस नरम और गरम दलों में विभाजित हो गई। ऑप्शन सी में है 1905। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बनारस में हुई, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसमें बंगाल विभाजन पर निंदा प्रस्ताव लाया गया था। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक लाहौर में हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध हुआ था। या 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में आया था। तो इस तरीके से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्रश्न था कि ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो 1911 में ये स्थानांतरित हुई और 1912 में भारत की राजधानी बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पिछले क्लास का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा होगा 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और आपके लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 मई को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 10 मार्च को, ऑप्शन डी 12 मार्च को। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।